Hello everyone, welcome to the third video of ARD descriptive questions for NABARD grade A mains। इस वीडियो में हम लोग अपना थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। ARD का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9 to 12 इस वीडियो का टारगेट है। सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Forest plays a critical role in maintaining ecological balance and supporting rural livelihood. Discuss the ecological functions of forest and examine the challenges associated with sustainable forest management in India. Now, due to the ongoing जो इशू चल रहा है ना हमारा अरावलीज का, उसकी वजह से भी फॉरेस्ट्री हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, क्योंकि बहुत बिल्कुल लेटेस्ट का इशू चल रहा है, तो फॉरेस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है हमारे फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल फंक्शन हमें बताना है और चैलेंजेस बताने हैं सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। अब जब इकोलॉजिकल फंक्शन हम लोग बता रहे हैं तो ये हमारा, अब आप देखिए दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, प्राइमरी दिल्ली का एंड देन ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का पॉल्यूशन, तो इसलिए इसका इकोलॉजिकल फंक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया। अरावलीज का इशू चल रहा है, इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें एल्गोरिदम अगर हम लोग इसकी डिस्कस करें तो इकोलॉजी फोकस इंट्रोडक्शन लेकर आएंगे। विल इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट एज वाइटल इकोलॉजिकल एंड लाइवलीहुड रिसोर्सेज। इकोलॉजिकल रिसोर्स है, लाइवलीहुड रिसोर्स है। ठीक, देन इकोलॉजिकल फंक्शन बताएंगे। इकोलॉजिकल फंक्शन में सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और फिर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। हम लोगों ने पीछे भी किसी क्वेश्चन में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ा था, ये क्या होता है। तो ये फॉरेस्ट क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ऐसा बहुत बड़ा जंगल सा बन रखा है। अभी जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 होगी, ये इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करते हैं ना, कि इस CO2 को एब्जॉर्ब करके एनवायरनमेंट से हटा देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। तो इससे क्या होगा, इससे क्लाइमेट चेंज, मतलब जो क्लाइमेट की गर्मी है, जो टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है हर साल, जब CO2 हमारा कम हो जाएगा तो ये टेम्परेचर में थोड़ी सी ठंडक क्रिएट करेगा। CO2 क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। CO2 दो हमारा एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में CO2 होता है तो वो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट, सॉरी अर्थ का टेम्परेचर, हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। और वाटर कंजर्वेशन में भी इनका हेल्प होता है फॉरेस्ट का। तो ये हमारे इसके इकोलॉजिकल फंक्शंस है। फिर इससे हम लोग लाइवलीहुड से लिंकेज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग NTFP बताएंगे। NTFP हमने पीछे भी पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में डिस्कस करा था ना, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो टिम्बर के अलावा भी तो, मतलब लकड़ी के अलावा भी तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ लकड़ी ही थोड़ी ना होती। जंगलों में भैया फल लगे होते हैं, जंगली औषधियाँ होती है, दवाइयाँ होती है जो जड़ी बूटियों से बनती हैं, वो सब कुछ इसका पार्ट बनता है। देन इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट आता है एंड ट्राइबल डिपेंडेंस, जो ट्राइब्स है हमारी अलग अलग जगह जगह जनजातियां हैं, वो भी तो जंगलों पर डिपेंड करती हैं, तो उन सब का लाइवलीहुड लिंकेज किया जाएगा। फिर बात आती है इसको मैनेज करने के लिए चैलेंजेस की। मैनेजमेंट चैलेंजेस भी उतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें हम डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, एनक्रोचमेंट की बात करेंगे, क्लाइमेट स्ट्रेस दिया जाएगा और गवर्नेंस के इश्यूज दिए जाएंगे। अब तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि पॉइंट नंबर 4 हमारा एट प्रेजेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नेंस इश्यूज, क्लाइमेट स्ट्रेस, एनक्रोचमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ये हम लोग हर जगह देख रहे हैं और इसके लिए लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है कि ये सब रोका जाए। लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट वेल वो सारे पॉलिसी मैटर्स हैं, वो हमारे वीडियो का पार्ट नहीं होगा। देन इसका वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में हम लोग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, पॉलिसी से सपोर्ट हमें मिले हम लोग उसकी बात करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की हम लोग बात करते हैं और कंक्लूड करेंगे विद इन द बैलेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। कुछ जगह हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से, कुछ जगह हमें जंगलों को कंजर्व करना है अपनी इकोलॉजी को बचाने के लिए। नाउ, क्योंकि हम लोग ऑफिसर्स हैं नाबार्ड के, हमें नाबार्ड को ऑफिसर बनना है, हम किसी एक साइड की तरफ नहीं जा सकते, हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी है, तो उसके लिए बैलेंस ज़रूरी है। जब आपको सब कुछ चाहिए तो आपको बैलेंस चाहिए होगा, आप एक चीज़ के पीछे नहीं पड़ सकते कि हमें सिर्फ जंगल बचाना है या हमें सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आपको दोनों के लिए बैलेंस बना के रखना है, यही आपके आंसर का कंक्लूजन होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू इंडियन एग्रीकल्चर। Discuss its key impacts on the agriculture sector and examine the mitigation and adaptation measures adopted to address climate related risk। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस इम्पैक्ट को हम लोग मिटिगेट कैसे करेंगे और क्या हमने मेजर्स लिए। तो कुछ चीज़ें तो इसकी अब तक आप समझ चुके होंगे अब तक के सारे वीडियोस में, जहां जहां जैसे फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे यूज कर रहे थे क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री को कर रहे थे, एग्रो फॉरेस्ट्री को कर रहे थे, वो सब कुछ उठा के हम लोग यहाँ डालेंगे जो भी हमने अब तक का पढ़ा है। देखते हैं किस तरह से इसका आंसर बनेगा। सबसे पहले इशू बेस्ड इंट्रोडक्शन आएगा इसके अंदर। इसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज बताएंगे, इसका इंक्रीजिंग इम्पैक्ट बताएंगे एग्रीकल्चर पे, है ना, कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर पे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अब क्या क्या दिक्कतें आ रही है उस इम्पैक्ट की एनालिसिस बताएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेन फॉर वेरिएबिलिटी है, एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। एक्सट्रीम इवेंट्स के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, ड्रॉट्स की बात करते हैं, हम लोग फ्लड्स की बात करते हैं, फ्लैश फ्लड्स की बात करते हैं, ये हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। और पेस्ट इंसिडेंट्स की बात करते हैं कि पेस्ट लग गया है, ठीक है। ये हमारे इम्पैक्ट एनालिसिस है किसका, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका। देन इसके लिए अडेप्शन मेजर्स क्या है, जैसे हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स लगा रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट करा रहे हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री करा रहे हैं और इंश्योरेंस कर रहे हैं। इंश्योरेंस कौन सा करते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये अडेप्शन मेजर्स है। इंश्योरेंस जो है बेसिकली, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये रिस्क मिटिगेट करती है। क्या करती है, इसका काम रिस्क मिटिगेशन का है, वही चीज जो मिटिगेशन की बात कर रहे हैं। फिर हम लोग मिटिगेशन मेजर्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग कार्बन एफिशिएंट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। ये मिटिगेशन किसका, जो क्लाइमेट का वेरिएशन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैसे मिटिगेट करें। हम कार्बन एफिशिएंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, क्यों, हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट रोकना है, हर जगह कार्बन फुटप्रिंट रोकना है, या फिर हमें कार्बन एफिशिएंट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा रिलीज ना हो, बहुत ज़्यादा हम लोग ऊट पटांग काम ना करें। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ये हमारे मिटिगेशन मेजर्स हैं। फिर इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट और वे फॉरवर्ड क्या है, इसके लिए हम लोग NICRA करेंगे, PMFBY करेंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करेंगे। हमारा NICRA क्या होता है, NICRA होता है हमारा नेशनल इनिशिएटिव्स ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स करके होता है, ये ICAR का इनिशिएटिव है। देन हम लोग इसे कंक्लूड कर देंगे, अपना कंक्लूजन देंगे विद रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पाथवेज या प्रैक्टिसेस। इस तरह से हमारा ये आंसर रेडी हो जाएगा। PDF जब मैं इसकी ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा लिखना। वैसे अगर ये टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है लिखने के लिए, एल्गोरिदम आपके पास है, आप लोग अपना इनपुट इसमें दीजिए, अपनी तरफ से लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके थ्रू आप अपने आंसर्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप जो लोग लिखकर मेरे को भेजेंगे उससे मैं भी शायद उन आंसर्स को और इम्प्रूव कर पाऊँ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। These are increasingly promoted as a sustainable model for small and marginal farmers in India. Explain the concept of IFS and critically examine how it contributes to income stability, resource efficiency and risk mitigation in Indian culture. तो हमें एक तो इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन करना है, ठीक है। क्रिटिकल एवोल्यूशन किस किस चीज़ पे करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, देखेंगे इसका इनकम स्टेबिलिटी का, रिसोर्स देखेंगे, रिसोर्स एफिशिएंसी क्या है और रिस्क मिटिगेशन क्या है। तीन चीज़ें हमें इसकी देखनी है, तो हमें IFS का कॉन्सेप्ट बताना है और बाकी ये सब कुछ चीज़ें देखनी है। चलिए देखते हैं क्या है इसके लिए। अगर अब हम लोग बात करें, है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसका कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन। वी स्टार्ट विद चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक, उनके पास क्या चैलेंजेस है, जैसे लो इनकम है या फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, क्लाइमेट रिस्क है। एंड देन उसके बाद हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग को एज अ सॉल्यूशन बताएंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया नाम, फिर हम उसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन बताएंगे। अब यहाँ बताएंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है क्या,
कैसे हम क्रॉप्स को, लाइव स्टॉक को, फिशरीज को, पोल्ट्री को, एग्रो फॉरेस्ट्री को इंटरलिंक करेंगे आपस में, कि एक रिसोर्स के साथ हम किस तरह से काम करते हैं एक साथ, कि आपके पास सब कुछ है, क्रॉप्स भी हैं, लाइफ स्टॉक भी है, फिशरीज भी है, पोल्ट्री भी है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, बट ये सारे लिंक भी तो कर रहे हैं ना, ये थोड़ी ना कि एक आदमी सब कुछ करता रहेगा, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ये सारा काम एक साथ चलाने का। देन वी गो टू द एनालिटिकल कोर, वी टॉक अबाउट, क्यों, क्योंकि हमें इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, तो क्रिटिकल एनालिसिस से पहले हम इसके एनालिटिकल कोर तक पहुंचेंगे। वी टॉक अबाउट इनकम डाइवर्सिफिकेशन क्या है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या है, वेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास काव है ना, काव का आप काव डंग यूज कर रहे हो, मतलब अब काव डंग से आप क्या बना रहे हो, एक तो आप काव डंग केक बनाते हो जिसे उपले कहते हैं, देन आप उसे मैन्योर में यूज कर रहे हो, आपके पास अगर रिसोर्सेज अच्छे से हैं तो आप उसे बायोगैस में भी यूज कर लेते हो। तो वेस्ट यूटिलाइजेशन का तो बहुत सारे प्रोसेस है हमारे पास। देन इस सबसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सब कुछ होगा, हमने न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी कर दी, वेस्ट यूटिलाइजेशन भी कर दिया। देन रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी, सॉरी, डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल क्रॉप, एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। फिर इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा जिसमें हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स को मेंशन करेंगे, जैसे इनिशियल कैपिटल बहुत ज़्यादा है। अब मैंने आपको मान लीजिए बायोगैस का आपको यहाँ पे नाम दिया बायोगैस प्लांट का, तो इसके लिए इनिशियल कैपिटल भी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, स्किल रिक्वायरमेंट इसके अंदर चाहिए, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। देन मार्केट एक्सेस चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, मार्केट एक्सेस के साथ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गैप्स, जो हमें लैंडिंग है, लैंडिंग के अंदर जो गैप्स हैं वो भी हमें फुलफिल करने हैं, हमारे पास वो सारे ऑप्शंस होने चाहिए कि उतना फंड हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन पे कोई दे पाए। वे फॉरवर्ड इसका क्या है, वे फॉरवर्ड है वी सजेस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रेडिट लिंकेजेस, एक्सटेंशन सपोर्ट, कन्वर्जेंस विद नाबार्ड एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। यही नाबार्ड का काम है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ उसके प्लान्स को कन्वर्जेंस चाहिए होगा। इस तरह से हमारा वे फॉरवर्ड होगा। विद दैट वी कंक्लूड कि जो हमारा आईएफएस है उसे हम सस्टेनेबिलिटी से हमने लिंक कर दिया, रेजिलियंस से लिंक कर देंगे और फार्मर की इनकम एनहेंसमेंट से लिंक कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया इज फेसिंग अ सीरियस चैलेंज ऑफ डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, discuss the major cause of groundwater depletion and critically evaluate the role of micro irrigation techniques in addressing this issue। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन क्यों हो रहा है, यही तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेजर कॉज बताना है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, और देन वी टॉक अबाउट द इवेल्यूशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक एंड वी क्रिटिकली इवेल्युएटेड। ठीक है, एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। एल्गोरिथम बोलता है सबसे पहले हम अपना इशू बेस्ड इंट्रोडक्शन करेंगे, अरे एक मिनट, हाँ, हम अपना इशू बेस्ड इंट्रोडक्शन करेंगे। वी इंट्रोड्यूस ग्राउंड वाटर एज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इरिगेशन एंड मेंशन अलार्मिंग डिप्लीशन ट्रेंड्स। जो ग्राउंड वाटर का लेवल डिप्लीट हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे ग्राउंड वाटर हमारा बैकबोन है। हम लोग ट्यूबवेल यूज करते हैं ग्राउंड वाटर के लिए ना, ट्यूबवेल्स हम लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू हम लोग पानी लेते हैं इरिगेशन का, वो हम लोग बताएंगे। देन उसकी एक कॉजुअल एनालिसिस करेंगे। वी टॉक अबाउट ओवर एक्सट्रैक्शन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, फ्री पावर, फ्लड इरिगेशन एंड वीक रेगुलेशन। तो फ्लड इरिगेशन हमारा नुकसान करता है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता है। ओवर एक्सट्रैक्शन करते हम लोग, पानी बहता रहता है खेतों के अंदर भी, कई बार सब लोग नहीं करते बट कुछ तो करते ही हैं। देन वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग हमारी होने लगती है, और इस चीज़ पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि हम कितना ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे वीक रेगुलेशन है। देन इसका सॉल्यूशन क्या है, वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। वो आया कि माइक्रो इरिगेशन लेकर आया, जिसके अंदर हमारा ड्रिप इरिगेशन आया, स्प्रिंकलर इरिगेशन आया, और इसके साथ में वाटर यूज एफिशिएंसी मैकेनिज्म्स आए, ये हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसका क्रिटिकल असेसमेंट किया जाएगा, एनालाइज बेनिफिट्स, जिसमें हम वाटर सेविंग, यील्ड गेन्स की बात करेंगे, अलॉन्ग विद लिमिटेशन, जैसे हाई कॉस्ट है, ये किसकी लिमिटेशन है, ये सब कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिसेस है इसके अंदर कॉस्टिंग का फर्क पड़ता है, इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है, वही इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन में से एक है, कि इनकी कॉस्ट, इनके अडॉप्शन बैरियर्स और इनका मेंटेनेंस इशू, जैसे हमने क्या पढ़ा था पीछे, क्लॉगिंग होती है इसके अंदर, तो क्लॉगिंग एक मेंटेनेंस इशू है, इनमें इस तरह के इश्यूज आते हैं।
फिर इसके लिए पॉलिसी लिंकेजेस क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। पीछे भी हमने यही करा था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से इसे लिंक करा था। फिर इसकी वजह से बिहेवियरल चेंज, प्राइसिंग रिफॉर्म्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये इसका वे फॉरवर्ड है। इसके बाद हम इसे कंक्लूड कर देंगे सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सिक्योरिटी के साथ, दोनों को लिंक करके हमारा कंक्लूजन रेडी हो जाएगा। क्लियर? ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस करे एआरडी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 4 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। टिल देन आई वांट यू ऑल टू कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, टेलीग्राम पे आप लोग मेरे से कनेक्ट होंगे, मैं आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा। हर क्वेश्चन के 2 आंसर्स उसमें अवेलेबल होंगे, 2 अलग अलग तरह से लिखे हुए होंगे। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों के मन में आइडियाज आएंगे, प्लस आप लोग उसमें अपना फीडबैक देकर एंड अपने इनपुट्स देके उन आंसर्स को और बेटर कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आइदर आप उनका प्रिंट कर लीजिए या फिर उन आंसर्स को आप एक बार अपने हाथ से लिख लीजिए। लिख लेंगे, लिखते लिखते आपके मन में और थॉट्स आएंगे एंड आप फर्दर इंप्रूव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।